4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के पार्ट फर्स्ट से। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में आपको 65 एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है, इनमें से कितना रखा जाता है तापक्रम। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 80 से 82 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा फसल चक्र है जो मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मूंगफली गेहूं का फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली एक तिलहनी फसल है और इसमें किस्मों के अनुसार 40 से 45% तेल और 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है और यह तिलहनी कुल की फसल है और इसके पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें नाइट्रोजन एकत्रीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं, जो भूमि की उर्वरा शक्ति और फसल उत्पादन की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मूंगफली के साथ गेहूं की खेती लाभदायक होती है, जो कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना में नमी सीमा इनमें से आपको बताना है कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों भंडारित अनाज को कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना की नमी सीमा 10% से कम रखी जाए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों फटाफट। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फरीदाबाद। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला 28 फरवरी 1981 28 फरवरी 1981 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा फरीदाबाद में स्थापित किया गया, जो कीटनाशी अधिनियम 1968 के अधीन कार्य करता है और यहाँ पर कीटनाशी नमूनों की जांच की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, फरीदाबाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और क्लास के लास्ट तक आप लोग बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, एक कीट के शरीर के 3 अंग हैं, इनमें से कौन से हैं आपको बताना है। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें सिर, वक्ष, पेट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गण में अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, होमोप्टेरा में। होमोप्टेरा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। मक्का गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए, उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर धान के थ्रेसर में गहाई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है, किस प्रकार का होता है। खूंटी प्रकार का होता है, छड़ प्रकार का होता है, हथौड़ा मिल प्रकार का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छड़ प्रकार का होता है। धान के थ्रेसर में गहाई कराने वाला ड्रम छड़ के प्रकार का होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की बात करेंगे, ग्रो आउट टेस्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रो आउट टेस्ट किस लिए किया जाता है। बीजों की भौतिक शुद्धता के लिए, बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए, बीज अंकुरण प्रतिशत के लिए, बीज की सुडोलता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, सबसे महंगे बीज की श्रेणी में इनमें से कौन सा आता है। आधारी आता है, प्रमाणिक आता है, ट्रुथफुल आता है, जनक आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जनक इसका राइट जवाब बनेगा। सबसे महंगे बीजों की श्रेणी के क्रम की बात करें तो सबसे पहले नाभिकीय बीज आएगा, उसके बाद प्रजनक बीज, उसके बाद आधारी बीज, उसके बाद प्रमाणित बीज आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है, पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
ऑप्शन ए दिया गया प्रजनक बीज कहते हैं, ऑप्शन बी है प्रमाणित बीज कहते हैं, ऑप्शन सी है नाभिकीय बीज कहते हैं, ऑप्शन डी है आधारी बीज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए प्रजनक बीज कहते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रजनक बीज, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। प्रजनक बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। और प्रजनक बीज वह बीज होता है जो पादप प्रजनक अथवा किसी संस्था द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह बीज सीधे पादप प्रजनन की देखरेख में उत्पन्न किया जाता है और इस बीज में सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता उच्च गुणवत्ता होती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज किस नाम से जाना जाता है। प्रजनक बीज के नाम से जाना जाता है, आधारी बीज के नाम से जाना जाता है, नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है, पंजीकृत बीज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज के नाम से जाना जाता है। यह बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं और इससे वर्धन करके प्रजनक बीज ब्रीडर सीड तैयार किए जाते हैं और प्रजनक बीज से आधारी बीज तैयार किया जाता है और आधारी बीज से प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है और भारत में यही बीज वर्ग प्रचलन में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कार्टिलिडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं उसे क्या कहते हैं। इपीजीएल कहते हैं, हाइपोजीएल कहते हैं, हाइपो इपीजीएल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपोजीएल। हाइपोजीएल क्या होता है। हाइपोजीएल अंकुरण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीज के कार्टिलिडन अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो मक्का है, धान, गेहूं, नारियल, मूंगफली, चना और मटर। और इपीजीएल की बात करें जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इपीजीएल अंकुरण में बीज के कार्टिलिडन अंकुरण के दौरान भूमि के ऊपर आ जाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो कपास है, पपीता, ये सभी जो हैं इपीजीएल के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र इनमें से कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा धान, गेहूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र धान, गेहूं है और इसकी फसल चक्र गहनता की बात करें तो 200 होती है, 200 होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मक्का, आलू प्लस राई, मूंग की फसल चक्र सघनता यहाँ पर आपको बताना है 16 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 300, यहाँ पर 300% सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ओकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सफसली खेती होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए। मूंग के साथ, उर्द के साथ, मक्का के साथ, ज्वार के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वार के साथ। ओकठा के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर की सफसली खेती में ज्वार की फसल की सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि ज्वार की फसल में बनने वाला न्यूसिक अम्ल ओकठा को बढ़ने से रोकता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पैक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल इनमें से कौन सा है। अमरूद है, लोकाट है, करौंदा है, जामुन है। तो 18 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमरूद इसका सही जवाब बनेगा। जेली के लिए फलों का चयन मुख्यतः पैक्टिन एवं सुगंध प्राप्त करने की दृष्टिकोण से किया जाता है और ऐसे फलों के जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें पैक्टिन एवं एसिटिक प्रचुर मात्रा में हो और जेली के लिए अमरूद सबसे उपयुक्त फल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं या सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी इसका सही जवाब बनेगा। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें चीनी मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के साथ की गई थी, जिसमें से बागवानी में एकीकृत विकास को बढ़ावा देना और उत्पादन के समन्वय और प्रोत्साहन और पौष्टिकता बनाए रखने, फलों सब्जियों के प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करना और नुकसान को कम करना था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर अन्न भंडारण के समय दाने में नमी कितने % होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें 14% से नीचे
अन्न भंडारण के समय दानों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए और इससे दानों में फंगस लगने की संभावना नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली इनमें से है, आपको बताना है समुद्री क्षेत्र की है, पश्चिमी भारत की है, उत्तरी भारत की है, दक्षिणी भारत की है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत की है। धान गेहूं फसल प्रणाली उत्तर भारत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल प्रणाली है और इस फसल चक्र की शस्य सघनता की बात करें तो 200% है। इस बात को भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? एकल फसली कृषि कहलाता है, एकमात्र फसली कृषि, बहुफसली कृषि, शुद्ध फसली कृषि। तो यहाँ पर 24 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल फसली कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है 25, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रदीप्तकाली पादपों को कितने दीप्तकाल घंटे की आवश्यकता होती है? तो 26 का यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 14 घंटे, यहाँ पर आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है किसमें होती है दोस्तों? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 28 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कैम पौधों में, कैम पौधे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रजात गेहूँ ट्राइटिकम अवेस्टिवम के 42 गुणसूत्र हैं, ऐसे में उसमें कितने लिंकेज समूह होते हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनुवंशिक शब्द का नाम दिया गया किसके द्वारा? यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटसन 1905 इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग कितने होता है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 95%। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुणसूत्र में उपस्थित कुल प्रोटीन का 95% हिस्टोन प्रोटीन होता है और गुणसूत्र शब्द वाल्डेर ने दिया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है किसमें होता है? बेगोनिया में, हाइड्रिला में, चमेली में, सभी में। तो यहाँ पर 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों द्वारा प्रजनन बेगोनिया में होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। पत्तियों द्वारा प्रजनन बेगोनिया और ब्रायोफिलम या मदर ऑफ 1000 प्लांट में होता है और चमेली में प्रजनन स्टेम लेयरिंग द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान विश्व जीन बैंक स्थित है। तो धान विश्व जीन आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। विश्व धान जीन बैंक की स्थापना फिलीपींस में किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की बात करें तो चावल की किस्मों के विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण संगठन है जिसने हरित क्रांति में अहम योगदान दिया और इसकी स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एलील का उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है 35 में आंसर क्या बनेगा। तो 35 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 14। मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय जहाज़ों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो यहाँ पर आपको 36 का आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2020 में, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला, अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है। तो इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अम्लीय वर्षा में नाइट्रेट तथा सल्फर आयनों की मात्रा अधिक होती है जो फसलों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है
और इसका कारण पर्यावरण प्रदूषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ है? तो भारत में एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम कब से प्रारंभ है? यहाँ पर आपको 38 का आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2009 से 10, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल जल निकास किसे कहते हैं? तो मूल जल निकास यहाँ पर आपको बताना है किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नालियों के माध्यम से निकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा की जलीय चालकता समानुपाती है केशिका रंध्र के अर्धव्यास के, केशिका रंध्रता के, पूर्ण रंध्रता के, जल धारण क्षमता के। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका रंध्रता के समानुपाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 है, कौन सी सिंचाई प्रणाली उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा टपक सिंचाई। टपक विधि यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। टपक सिंचाई को रिसाव या बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है और इस विधि में उच्चतम सिंचाई क्षमता होती है और इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 है, मिट्टी की जांच मुख्यतः किन समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पर 42 का आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। फसल व फल वृक्षों के पोषक तत्वों की सिफारिश के लिए, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच होती है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6.5 से 8 पीएच। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य कृषि योग्य मृदा का मान की बात करें तो 6.5 से 8.0 तक होने पर कृषि की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ पर 44 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के कुल संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या जीवाणुओं बैक्टीरिया की होती है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरी खाद विस्थापित कर सकता है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत किस राज्य में होती है? तो 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अधिकतम खपत की बात करें तो पंजाब राज्य में होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा यूरिया के अपघटन से मिलता है। तो मृदा यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है? यूरिक अम्ल मिलता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट मिलता है, अमोनियम कार्बोनेट, एमाइड्रस मिलता है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर की बात करें तो अमोनियम कार्बोनेट मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा हो करती है, नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, उपरोक्त सभी की कमी। तो 48 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा फास्फोरस की कमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 है, यहाँ पर मृदा का गहरा रंग का लक्षण इनमें से आपको बताना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके अधिक उत्पादन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा उर्वरता का हास्य होता है लगातार फसलों के उगाने से, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, आवश्यकता से अधिक सिंचाई से, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 51 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा WH विसर 1948। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 53 है, प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व इनमें से कौन सा है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मनुष्य स्वयं, मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित साधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन है, एक प्रक्रिया है, उत्पाद है, प्रक्रिया उत्पाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, यह किसी भी समय किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई, तो कब लागू हुई दोस्तों? तो 55 का आंसर हो जाएगा अप्रैल 1989 में।
इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अप्रैल 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय पर लागू किया गया था। बाद में इस योजना को 1 अप्रैल 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में समाहित कर दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधित आर्थिक सुधारों में क्या इनमें से शामिल नहीं है? तो 56 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 56 के आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना का प्रारंभ। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय ICAR का कैंपस नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य इनमें से नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि एवं उद्योग में संतुलन। कृषि एवं उद्योग में संतुलन मूल्य स्थिरीकरण का ध्येय नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि विपणन कार्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कृषि विपणन कार्य आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। कृषि विपणन के कार्य 2 प्रकार के होते हैं, पहला मुख्य कार्य और दूसरा द्वितीय कार्य। मुख्य कार्य में उत्पादन का एकत्रीकरण, प्रोसेसिंग और वितरण शामिल है और द्वितीय कार्य में ग्रेडिंग और मानकीकरण, पैकेजिंग, परिवहन व्यवस्था, भंडारण, वित्त व्यवस्था, जोखिम उठाना और बेचना शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 है, कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि व्यवसाय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने हेतु समाधान ढूंढे जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूबियन। ध्यान रखिएगा, बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है उसे एंग्लो न्यूबियन कहते हैं और साइनेन बकरी की नस्ल को दूध की रानी के नाम से जानते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए। तो भेड़ की औसत जीवन काल की बात करें तो 10 से 12 वर्ष रहता है और 7 वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर 63 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 से 5% बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुर्गी की लैगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है किसके लिए? मांस के लिए, भारी शरीर के लिए, अंडा उत्पादन के लिए, अंडा व मांस उत्पादन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की लैगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 है, रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर 65 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित का पार्ट है, ALU बताना है आपको किसका पार्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CPU का पार्ट है। ALU CPU तथा मेमोरी तीनों CPU के ही भाग हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा परम युवा 2, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बंगाल में हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया और भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा सेकेंड है, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो यहाँ पर 68 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, NLP में
कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है? तो किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। टास्क ऑफ फाइंडिंग ऑल एक्सप्रेशन दैट रिफर टू द सेम इंटाइटी इन ए टैक्स, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन डीडीए शब्द का सही पूर्ण रूप है? तो डीडीए का शब्द का सही पूर्ण रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइनिंग कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एसवीजी का पूरा रूप इनमें से कौन सा है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके लेबल वेक्टर ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 73, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीएचसीपी का आपको पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेस्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो 74 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओवर टाइप मोड। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? तो 75 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा Ctrl+Q। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100%। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर 100% होता है, आवश्यकता अनुसार इसे बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? तो संग्रह प्रारूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट हो जाएगा .xlsx। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब कैमरा। इसका सही आंसर बनेगा। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाले छोटे डिजिटल कैमरे को वेब कैमरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 है, इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? तो यहाँ पर आपको 79 का आंसर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको फिल करना है, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन, कमांड। तो 80 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो यहाँ पर 81 का आपको आंसर देना है दोस्तों। आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 915। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय हैं और 825 विकासखंड एवं 8135 न्याय पंचायतें हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो 82 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रावस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले हैं, जिनमें से पहला श्रावस्ती और उसके बाद बहराइच और उसके बाद बलरामपुर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरादाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74 है, कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना आपको बताना है किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है 84 का। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं?
तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल 6 अनुभाग हैं और वर्तमान में 6 अनुभाग मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी में हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 86 का आंसर हो जाएगा झांसी में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है 88 का। तो 88 का राइट जवाब बनेगा रघुपत सहाय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 89 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग दीजिए आंसर 91 का। तो 91 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा चेत सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सिरेमिक सिटी के नाम से इनमें से आपको बताना है किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खुर्जा। खुर्जा यहाँ पे सही जवाब बनेगा। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो यहाँ पर 95 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो सुहाग नगरी इनमें से कौन सा कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। तो यहाँ पर राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ कालीन उद्योग से सुमेलित नहीं है, प्रतापगढ़ आंवला उद्योग से संबंधित है। प्रतापगढ़ आंवला उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो नहीं पूछा गया है आपको यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में की बात करें तो गेहूं है, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है, यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र में किया जाता है दोस्तों, और इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं इनमें से? तो आपको बताना है 99 का आंसर। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं, चना, मटर, जौ। रबी फसलों की बुआई की बात करें तो अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है और इन फसलों की कटाई मार्च-अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों इसके अंतर्गत फसलें आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज यहाँ पर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज इनमें से ऑप्शन ए है, जूट है, गन्ना है, कपास है, तिलहन है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है और प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।